नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के इस मेगा इन्वेस्टर सेमिनार में। और दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे पूरे इंडिया से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। मैं सोच रहा था कि सिटी के नाम पढ़ के बताऊं, बट दोस्तों सिटी के नाम पढ़ना मेरे लिए मुश्किल है, बिकॉज ऑलरेडी 800 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं। और मैं देख पा रहा हूं नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, सेंट्रल इंडिया, सब जगह से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और खुशी की बात यह है कि आज सिर्फ इंडिया से नहीं, आज इंडिया के बाहर से भी, हांगकांग से और बाली से भी कुछ इन्वेस्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए, जो मैं चैट बॉक्स में देख रहा था। तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा आज के सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, आप में से जितने लोग आज मुझे सुन रहे हो, मैं आप सब लोगों को एक सवाल पूछना चाहूंगा। आप में से कितने लोग लाइफ में ट्रू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करना चाहते हो? सही मायने में वित्तीय आजादी आप अचीव करना चाहते हो? देन प्लीज टाइप यस एंड सेंड इट टू मी इन चैट बॉक्स। मैं दूसरी बार दोहरा रहा हूं अपना सवाल। आप में से जितने लोग सही मायने में वित्तीय आजादी हासिल करना चाहते हो, प्लीज टाइप यस एंड सेंड इट टू मी इन चैट बॉक्स। यह है मेरा पहला सवाल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट फॉर रिस्पॉन्डिंग, थैंक यू। दूसरा सवाल, अगर इसका जवाब आपका हां में है दूसरे सवाल का, तो आपको आई टाइप करना है। आप में से कितने लोग कुछ यूनिक और वंडरफुल एसआईपी रिलेटेड आइडियाज, इन्वेस्टमेंट आइडियाज जानना चाहेंगे, जो आपके लाइफ के जो क्रूशियल फाइनेंशियल गोल्स है उसको हासिल करने में आपको हेल्प कर सकता है? एसआईपी सबको पता है, बट कुछ ऐसे यूनिक आइडियाज जो आप सबको आपके पोर्टफोलियो में इंप्लीमेंट करने चाहिए, ताकि आपको सही मायने में वित्तीय आजादी यानी कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल जाए। अगर आपका आंसर यस में है तो प्लीज टाइप आई फॉर इंडिया। थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर रिस्पॉन्डिंग, थैंक यू वेरी मच। सो दोस्तों, विद दैट नोट, मैं जिगर पारेख आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस सेमिनार में, जिसका नाम है 7 पावरफुल एसआईपी आइडियाज टू अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। दोस्तों, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे आ रहा है। भारत आजाद हो गया, क्या आप आजाद हो? सही मायने में आप आजादी तभी पा सकते हो जब आप वित्तीय आजादी पालो, तो आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अच्छे तरीके से आप अचीव कर सको। इसलिए आज ये मेगा इन्वेस्टर मीट का हमने आयोजन किया है और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर ने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है। तो मैं आपके सारे फाइनेंशियल एडवाइजर, सारे निवेशकों का यहाँ पे तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस इवेंट। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं नेक्स्ट 75 मिनट्स बहुत ही वैल्यूएबल आपकी लाइफ के रहने वाले हैं। क्या क्या आज सीखने वाले हो यहाँ पे? चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको आज का एजेंडा बता देता हूं, आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ट्रू इंडिपेंडेंस का मतलब, सही मायने में आजादी का मतलब क्या है, उससे बात की शुरुआत करेंगे। फिर हम बात करेंगे 3 की एलिमेंट्स ऑफ सक्सेस ऑफ योर एसआईपी। एसआईपी करो तो आपको फायदा होगा, ये बहुत सुना होगा। एसआईपी के बारे में आप सब कुछ लोग बहुत कुछ जानते हो, बहुत कुछ सुन चुके हो, मीडिया में, टीवी में, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के पास। बट आपने एसआईपी कर लिया तो फायदा होगा? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है दोस्तों। एसआईपी के साथ 3 की एलिमेंट को आपको जोड़ना पड़ेगा, तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगा। वो 3 की आइडियाज के बारे में बात करेंगे और बाद में हम बात करेंगे 7 पावरफुल एसआईपी आइडियाज। 7 पावरफुल एसआईपी आइडियाज, 7 ऐसे आइडियाज जो आपकी लाइफ में आपको काफी सारे फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं, राइट? तो जिसमें से आई थिंक 2-4 में अगर एग्जांपल दूं, तो आप अपनी जो सैलरी है उससे 3 गुना पेंशन, 3 गुना से 10 गुना पेंशन कैसे कमा सकते हो, उसके बारे में हम बात करेंगे। आपका अगर होम लोन लेने का मन कर रहा है तो उसको इंटरेस्ट फ्री कैसे किया जा सकता है, उसकी बात करेंगे। आपके बच्चों की स्कूल की फीस हर साल आप पे कर रहे हो, आपका लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम आप हर साल पे कर रहे हो, आप हर साल टूर यानी कि ट्रैवल के लिए फॉरेन जाने का प्लान बना रहे हो, तो उसका जो खर्चा है उस पर डिस्काउंट कैसे आप ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ एसआईपी। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपके एनुअल एक्सपेंसेस पे आपको डिस्काउंट कैसे दिला सकता है एसआईपी, उसके बारे में, और ऐसे ही टोटल 7 पावरफुल आइडियाज के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग रेडी हो, देन प्लीज टाइप BIO, ब्रिंग इट ऑन, एंड सेंड इट टू मी इन चैट बॉक्स। प्लीज टाइप BIO, ब्रिंग इट ऑन एंड सेंड इट। BIO टाइप करके भेज दो, राइट? और आई होप कि आप सब लोगों को मेरा प्रेजेंटेशन विजिबल होगा। अभी चैट बॉक्स में किसी ने पूछा था कि क्या कोई प्रेजेंटेशन रन हो रहा है? यस, प्रेजेंटेशन रन हो रहा है दोस्तों, राइट? सो अगर आप लोगों को आवाज आ रही है, मेरा वीडियो क्लियर है और प्रेजेंटेशन क्लियर है, प्लीज टाइप BIO एंड सेंड इट टू मी।
in chat box. Yes, so I'll take 20 seconds more just to check the messages, just to ensure, because ये देखिए ये जो आज का सेशन है, मैं चाहता हूं वर्चुअली हम जुड़े हुए हैं, तो आपके बहुत सारे सवाल मैं आपको पूछूंगा. आप में से कुछ लोगों को लगेगा अरे यार ये कितने सारे सवाल पूछ रहे, जल्दी पॉइंट पे आ जाओ. बट दोस्तों ये फिजिकल वेबिनार होता मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आ जाता, बिकॉज मुझे पता है मैं जो बोल रहा हूं आप सुन रहे हो. बट बिकॉज नाउ वी आर कनेक्टेड थ्रू टेक्नोलॉजी, तो कनेक्शन जो है उसको एंश्योर करने के लिए मैं आपको बहुत सारे सवाल पूछूंगा, प्लस सेशन को इंटरेक्टिव बनाए रखने के लिए मैं बहुत सारे सवाल पूछूंगा, एंड यू विल हैव टू बेयर विथ मी. मैं आप लोगों से परमिशन चाहता हूं कि क्या मैं इस सेशन को इंटरेक्टिव बनाए रखने के लिए, राइट, डू आई हैव योर परमिशन टू आस्क यू लॉट ऑफ क्वेश्चन. बिकॉज अगर मैंने क्वेश्चन नहीं पूछे और आपके आंसर नहीं जाने तो शायद ऐसा होगा कि मैं आगे चला जाऊंगा, आप पीछे रह जाएंगे. मुझे पता होना चाहिए कि आप और मैं दोनों सेम पटरी पे जा रहे हैं, ताकि आप आज जो कीमती समय यहां पे निवेश किए हो उसका पूरा वैल्यू लेके जाओ. थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट फॉर योर पार्टिसिपेशन. तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं. इंडिपेंडेंस का डेफिनेशन क्या है, आजादी का डेफिनेशन क्या है? अगर मैं एक लाइन में कहूं तो आप अपने आप को आजाद यानी कि स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट तब कह सकते हो जब आप जो भी काम कर रहे हो वो इसलिए कर रहे हो बिकॉज आप चाहते हो वो काम करना, नहीं कि वो काम आपकी मजबूरी है, नहीं कि वो आप कोई भी काम कर रहे हो. आई थिंक आप बिजनेस में हो, जॉब में हो, प्रोफेशन में हो, राइट. थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग परमिशन, बाय द वे. थैंक्स अ लॉट, यू गाइस आर रियली वेल ऑसम. थैंक यू वेरी मच. सो दोस्तों आप अगर काम कर रहे हो और इसलिए कर रहे हो बिकॉज आप चाहते हो, आपको मजा आ रहा है इसलिए काम करो, इसलिए नहीं कि आपकी मजबूरी है, तो आप कह सकते हो आप अपने आप को कि आप इंडिपेंडेंस हो. और इसीलिए मैं कहता हूं कि ट्रू इंडिपेंडेंस कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. लाइफ में सही मायने में आपको इंडिपेंडेंस चाहिए तो पहले आपको वित्तीय आजादी जो है उसकी तरफ जाना पड़ेगा और वित्तीय आजादी को हासिल करना पड़ेगा दोस्तों. तो आज का जो पूरा सेशन है उसमें से काफी सारे आइडियाज आपको मिलेंगे जो आपको वित्तीय आजादी दिलाने में हेल्प करेगा. और बेस्ट वे टू गेट द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, टू अचीव द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस थ्रू इन्वेस्टमेंट. अगर इन्वेस्टमेंट के जरिए वित्तीय आजादी हासिल करनी है, एक रास्ता तो यह कि बहुत सारा पैसा कमा लो शॉर्ट टर्म में तो आप आजाद हो गए, बट ये हर कोई नहीं कर पाएगा. दूसरा रास्ता है कि आप जो कमा रहे हो उसमें से निवेश करो, निवेश करके पोर्टफोलियो में इस तरीके से प्लानिंग करो कि आपके जितने भी फाइनेंशियल गोल है उसके लिए आपको पैसे की चिंता ना रहे, तब भी आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे. और उसके लिए बेहतरीन जो रास्ता है वो है एसआईपी इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स. एसआईपी इन म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी नहीं बोलूंगा, एसआईपी इन म्यूचुअल फंड्स, बिकॉज एसआईपी सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड में नहीं, इक्विटी म्यूचुअल फंड के अलावा भी कुछ एसआईपी के आज आइडिया दूंगा आपको. बट एसआईपी जितना आपने सुना है उतना आसान नहीं है. एसआईपी से वेल्थ क्रिएट करना सुनने में जितना आसान है, करने में उतना मुश्किल भी है दोस्तों. अगर सक्सेसफुल चाहिए आपको तो 3 क्रूशियल एलिमेंट्स आपको आपकी एसआईपी के साथ जोड़ने पड़ेंगे. 3 चीजें आपको आपकी तरफ से एसआईपी को देना पड़ेगा, तब जाके आप सही मायने में एसआईपी का फायदा उठा पाएंगे. कौन सी 3 चीजें? नंबर 1, पेशेंस. बहुत सारा पेशेंस चाहिए, धीरज चाहिए. क्यों? 2 कारणों की वजह से, 2 रीजन की वजह से आपको पेशेंस चाहिए. नंबर 1, कंपाउंडिंग टेक्स अ टाइम. कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है वो समय लगाता है. फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप पूरे अर्थ का एक चक्कर लगाना चाहते हो. प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा कोई रोड नहीं है पूरे अर्थ के इर्द गिर्द के आप पूरा चक्कर लगा पाओ. बट मान लीजिए कि आप पूरे अर्थ का, दुनिया का एक चक्कर लगाना चाहते हो और पहले दिन आप 100 मीटर ट्रेवल करते हो, 100 मीटर, सिर्फ 100 मीटर, और दूसरे दिन 200 मीटर, तीसरे दिन 400 मीटर ट्रेवल करते हो, फिर 800, फिर 1.6 किलोमीटर, फिर 3.2 किलोमीटर. ऐसे हर दिन आप अपना डिस्टेंस जो है वो डबल करते जा रहे हो. पिछले दिन के मुकाबले आज अपना डिस्टेंस है वो डबल आप तय करते हो, डबल ट्रैवल करते हो आज. तो प्लीज आपको गेस करना है कितना टाइम लगेगा पूरे पृथ्वी का प्रदक्षिणा करने में, पूरे पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में, अर्थ का एक चक्कर लगाने में. आपके दिमाग में जो भी आंसर आ रहा है, मतलब इतने साल लगेंगे, इतने महीने लगेंगे, जो भी आंसर आ रहा है, रफ गेस आप अपने चैट बॉक्स में डाल के मुझे बता सकते हो. मैं आपको सवाल फिर से दोहरा रहा हूं. आपने पहले दिन 100 मीटर ट्रैवल किया, दूसरे दिन उससे डबल यानी कि 200 मीटर ट्रैवल किया, तीसरे दिन 400 मीटर ट्रैवल किया. तो ऐसे हर दिन आप डबल ट्रैवल करते जा रहे हो, डबल ट्रैवल करते जा रहे हो, राइट. तो क्या लग रहा है कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा दोस्तों? आपका जो आंसर है चैटबॉक्स के माध्यम से मुझे बता सकते हो, राइट. और इसके लिए कोई गूगल करने की जरूरत नहीं है, उतना टाइम हमारे पास नहीं है. गेस करो. राइट आंसर का कोई प्राइस नहीं है और रॉन्ग आंसर का कोई आपको नुकसान नहीं होने वाला है. यहाँ पे सबसे पहला आंसर स्वारो की तरफ से मुझे आया है 1000 डेज.
1000 डेज ये किसी का आंसर है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 3 साल, 1 साल, 1 साल, 1 मंथ 365 डेज, 1 मंथ 400 डेज। सो दोस्तों दिल थाम के बैठिएगा, मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूं। कोई कह रहा है 30 दिन, 30 दिन में हो जाएगा, कह रहा बात है, अरे वाह। कोई कह रहा है 3 साल हो जाएगा, कोई बोल रहा है 1000 देश। तो दोस्तों मैं आपको राइट आंसर दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। पृथ्वी का जो इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस है वो है 40,075 किलोमीटर। 19वें दिन आपने ऑलरेडी 39,000 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लिया होगा, और 20 दिन से कम के समय के अंदर 20वां दिन पूरा आपको ट्रैवल भी नहीं करना पड़ेगा। विद इन 20 डेज आप पूरे पृथ्वी का एक चक्कर लगा लोगे, अगर हर दिन आप अपना डिस्टेंस जो है वो डबल कर रहे हो, हर दिन आपका डिस्टेंस जो उसको 100% से कंपाउंड कर रहे हो। तो यह है कंपाउंडिंग का पावर। सिर्फ 20 दिन लगेंगे दोस्तों। बट क्या होगा अगर आप 10 दिन के बाद अपना ट्रैवल करना बंद कर दो? क्या होगा अगर 10 दिन के बाद आप आगे नहीं गए, 10 दिन के बाद आपने जर्नी बंद कर दिया? तो क्या लग रहा है कितना आपने ट्रैवल किया होगा? कितना आपने ट्रैवल किया होगा? प्लीज टाइप योर आंसर एंड सेंड इट टू मी इन चैट बॉक्स। अगर 10 दिन में आपने बंद कर दिया, बिकॉज 20 दिन में आप 40,000 किलोमीटर तय कर लेते हो, राइट? हर दिन आप डबल कर रहे हो, तो 20 दिन में आपने 40,075 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। बट अगर आप 10 दिन पे रुक गए होते तो क्या होता? कुछ आंसर तो आपके दिमाग में आएगा। क्या आंसर आएगा बताइए? आपका दिमाग क्या बोल रहा है? 16? अच्छा, कोई कह रहा है 16। ओके, अच्छा, ये पहले सवाल का जवाब चल रहा है अभी भी। एनीवेज राइट, सो नॉट मोर देन 6 मंथ्स। ओके, ये अभी भी पहले सवाल का जवाब चल रहा है। तो कुछ लोग दोस्तों, अगर आपको कहीं पे भी लगे कि ऑडियो वीडियो में लैगिंग चल रहा है, तो आप अपने स्क्रीन के ऊपर डाउनलोड रिकनेक्ट का बटन है, उसको दबा के वापस इसके अंदर आ सकते हो, राइट? कोई कह रहा है 20%, कोई कह रहा है 25% डिस्टेंस कवर होगा, कोई बोल रहा है 1/12 डिस्टेंस कवर होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, 10 दिन में सिर्फ 77 किलोमीटर के आसपास का, लेस देन 76 पॉइंट समथिंग किलोमीटर, यानी कि 76 पॉइंट समथिंग किलोमीटर ही डिस्टेंस आपने तय किया होगा। 20 दिन में 40,000, 10 दिन में सिर्फ 77 किलोमीटर। आप इसको एक्सेल में कर सकते हो। आप एक्सेल के अंदर ये सेम चीज मैंने आपको बताई वो कर सकते हो, आपको पता है टोटल डिस्टेंस कितना है। मतलब क्या है कि कंपाउंडिंग का बेनिफिट इनिशियल स्टेज में कम मिलता है, और जैसे जैसे कंपाउंड करते हो आप कोई फिक्स परसेंटेज से, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसका बेनिफिट जो है वो बढ़ता जाता है, राइट? एब्सोल्युटली श्रेयांश, हार्डली एनी डिस्टेंस, राइट? सो कंपाउंडिंग टेक्स अ टाइम। आज मान लीजिए कि 10,000 का आपने एसआईपी किया, 10,000 का एसआईपी किया, और मान लीजिए मैं यहां पे एजम्पशन ले रहा हूं 12% रिटर्न की। अच्छा, 12% रिटर्न क्यों? बिकॉज जीडीपी ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों का टोटल लगा दो, इतना नॉर्मली लॉन्ग टर्म में इक्विटी में से आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट? तो अगर मैं 7-8% जीडीपी लॉन्ग टर्म पकड़ के चलूं और 5% के आसपास इन्फ्लेशन पकड़ के चलूं, तो 12% के आसपास, अच्छा, एक्चुअल रिटर्न इट कुड बी बेटर ऑल्सो, कुड बी लेस देन दिस ऑल्सो, बट 12 इज द जेन्युइन और लॉजिकल एजम्पशन। तो 12% के हिसाब से 5,000 का एसआईपी 5 साल के अंदर आपको 2,11,000 कमा के देगा। तो यस, कमाई तो अच्छी है, बट उसका रियल कंपाउंडिंग देखो 5 साल के बाद चालू हुआ। 10 साल के बाद देखोगे तो आपका प्रॉफिट है वो 10 लाख हो गया। 5 साल की जगह पे 10 साल हो गया तो प्रॉफिट 2 लाख की जगह पे 10 लाख हो गया। और आप अगर 25 साल देखोगे तो प्रॉफिट 1,40,00,000 है, और 12.5 साल देखोगे तो प्रॉफिट सिर्फ 18 साल है। कहने का ये कोशिश कर रहा हूं कि इसका जितना ज्यादा बेनिफिट चाहिए उतना ज्यादा पेशेंस के साथ आप इसको साथ बने रहना चाहिए। यस, 5 साल से ऊपर का पीरियड है, एसआईपी करना स्टार्ट करो, बट इसका जितना ज्यादा बेनिफिट, जितना ज्यादा पेशेंस के साथ आप इसके साथ जुड़े रहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, उतना फायदा ज्यादा होगा। तो पेशेंस चाहिए। क्यों? एक तो कंपाउंडिंग जो है वो समय लगाता है। दूसरा रीजन क्यों पेशेंस चाहिए कि इक्विटी मार्केट में जब आप निवेश करते हो तो उसके रिटर्न्स जो है वो कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं बनते हैं, स्ट्रेट लाइन में नहीं बनते। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज जस्ट लाइक ग्रोइंग अ चाइनीज बांबू। चाइनीज बांबू दुनिया की सबसे ऊंची घास है। द लॉन्गेस्ट ग्रास इन द अर्थ इज चाइनीज बांबू। इसका जो हाइट है वो 5 साल 3 महीने में 90 फीट तक जाता है, बट इसका जो प्रोसेस है ना वो बहुत पेशेंस मांग लेता है। पता है क्यों? जिन जिन लोगों ने मेरे पास से ये एग्जांपल सुना है, खास करके फाइनेंशियल एडवाइजर, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आंसर मत दीजिएगा इसका। जो निवेशक है उनको मैं पूछना चाहूंगा, इसका आंसर दीजिएगा। 5 साल 3 महीने में 90 फीट बढ़ने वाला है, तो मैथमेटिकली 1 साल में कितना बढ़ना चाहिए? आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। 5 साल 3 महीने में 90 फुट, तो 1 साल में कितना, राइट? और आपके जो दिमाग में आंसर आता है वो डाल सकते हो यहाँ पे। इसका प्रोसेस ऐसा है, आपने आज बीज बोए, डेली पानी दिया, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 15 दिन, 1 महीना, 1 साल तक आप पानी देते रहोगे। पता है जमीन से बाहर कितना निकलेगा? कुछ भी नहीं, जीरो।
आप अपने आंसर चैट बॉक्स में टाइप करते रहिएगा। मैं सारे के सारे आंसर शायद ना पढ़ूं और सारे के सारे आंसर पे कमेंट ना करूं, बट आंसर देते रहिएगा। बट आंसर रियल है, 1 साल में वो जमीन से बाहर भी नहीं निकलेगा। 2 साल तक पानी देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, जमीन से बाहर भी नहीं निकलेगा। 3 साल तक पानी देते जाओ, जमीन से बाहर नहीं निकलेगा। 3 साल के बाद अगर आपके नसीब अच्छे है तो आपको देखने को मिलेगा 1 से 2 इंच। 5 साल तक पानी दो, 5 साल तक 1 या 2 इंच से ज्यादा बाहर नहीं निकलेगा, और 5 साल के बाद जमीन से बाहर निकलेगा। 80 to 90 डेज में वो 80 से 90 फीट का जर्नी तय कर लेगा। यानी कि पहले 5 साल में कोई ग्रोथ नहीं है, फिर भी आपको खाद देना है, पानी देना है, नर्चर करना है, मेहनत करना है। बाद में अचानक एक पीरियड आया 3 महीने का, जहां पे आपको दुनिया की सबसे कीमती और सबसे लॉन्गेस्ट ग्रास 90 फीट का चाइनीज बाम्बू मिल गया। सोचिए कितना पेशेंस चाहिए। डेली आप वहां पे जाओगे, आप अगर मान लीजिए किसान हो, आपको पता भी है कि ये 5 साल तक नहीं होने वाला है, बट डेली उस जगह को देखोगे, पानी डालोगे, दिमाग में ख्याल आएगा यार निकलेगा तो सही ना। और कई बार मन करेगा एक बार खोद के देख लेते नीचे कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है। दोस्तों 5 साल तक उसकी जड़ें जमीन में मजबूत होती है। अगर 90 फीट का हाइट चाहिए, स्टडीनेस चाहिए, तो उसकी जड़ें मजबूत होनी चाहिए। तो तब तक उसकी जड़ें मजबूत होती है और 80 to 90 डेज में वो 90 फीट का हाइट तय करता है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट में जब इक्विटी के माध्यम से आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से, एसआईपी के माध्यम से आप जब इक्विटी फंड में निवेश करते हो, तो इक्विटी मार्केट भी कुछ ऐसा है, हर साल ग्रो नहीं होता है। कभी 1-2 साल तक ग्रो नहीं होता है, फिर अचानक से 6 महीने में 3 साल का रिटर्न एक साथ दे देता है। कभी 5 साल के रिटर्न आपको एसआईपी के नेगेटिव दिखेंगे, बट बाद में 6-12 महीने आएंगे जिसके अंदर वो 6 साल का रिटर्न एक साथ दे देगा। एंड दैट्स व्हाई यू रिक्वायर द पेशेंस। मैं आपको क्लासिक एग्जांपल देता हूं। लास्ट ईयर पेंडेमिक का समय आया था। उस समय पे अगर आप देखोगे 5 साल की ज्यादातर एसआईपी थी, उसके रिटर्न नेगेटिव थे। आप कोई भी एएमसी का कोई भी फंड ले लो, ज्यादातर किस्सों में ये जो रिटर्न था वो नेगेटिव था। यहाँ पे मैंने 4 फंड के नाम लिखे हैं। इट इज नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस। अल्टीमेटली आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का हेल्प लेके, आपकी रिस्क एपेटाइट को देख के, टाइम को देख के आपको स्कीम का चुनाव करना चाहिए। यहाँ पे जो एग्जांपल दे रहा हूं वो सिर्फ एग्जांपल के तौर पे, इट इज नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस। बट देखिए, अप्रैल 2015 से मार्च 2020 पेंडेमिक, फर्स्ट लॉकडाउन, मार्केट में बहुत बड़ा 30% का करेक्शन आया था। 5 साल के एसआईपी के रिटर्न नेगेटिव थे। अब इस टाइम पे आपके दिमाग में सवाल आएगा, अरे यार 5 साल से एसआईपी कर रहा हूं, कुछ बन नहीं रहा है, एक काम करो इसको बंद करो। बट बंद कर दिया होता तो ये आपके लिए रियलिटी हो गया होता जो पेपर पे दिख रहा है। बट वही एसआईपी चालू रखा तो अगले 1.5 साल में क्या हुआ? अगर मैं आज तक की बात करूं, अप्रैल 2015 से जून 2021 तक, तो जहां पे 5-10% का लॉस था, वहां पे 50% प्लस का आज प्रॉफिट बोल रहा है। सो इक्विटी में जो रिटर्न मिलते हैं वो एक लाइन में नहीं मिलते। कभी 1 साल में अच्छा रिटर्न, तो 2 साल बुरे भी आ सकते हैं, 3 साल भी बुरे आ सकते हैं। आपको उसके साथ बने रहना पड़ेगा। एक टाइम आएगा जो एक साथ आपको पूरा रिटर्न दे देगा। एंड दैट्स व्हाई यू रिक्वायर पेशेंस। तो पहला क्वालिटी आपको जो देना है वो है पेशेंस। क्यों? कंपाउंडिंग में समय लगता है और इक्विटी का नेचर ऐसा है कि इक्विटी आपको एक साथ रिटर्न नहीं देती है। वो एक समय आता है जब बहुत स्लो चल रहा है, फिर अचानक से फास्ट भागना चालू करता है। दूसरा क्वालिटी जो आपको चाहिए वो चाहिए कंट्रोल ओवर फियर। डर के ऊपर काबू। डर के ऊपर काबू का मतलब ये नहीं है कि डर नहीं लगना चाहिए। डर नहीं लगना चाहिए नहीं कह रहा हूं, बिकॉज इक्विटी मार्केट एक ऐसी चीज है जहां पे आपको बार बार डर लगेगा। कभी पेंडेमिक की वजह से मार्केट करेक्ट होगा, आपको डर लगेगा। कभी इलेक्शन आ रहा है, उसकी वजह से मार्केट में छोटा सा करेक्शन आ गया, आपको डर लगेगा। कभी ग्लोबल मार्केट नीचे है, उसकी वजह से मार्केट में करेक्शन है, आपको डर लगेगा। आपको डर को रोकने की कोशिश नहीं करनी है, बट डर की वजह से, डर को आपके ऊपर हावी होने देने से आपको बचना है। बिकॉज डर लगेगा। क्यों? इक्विटी मार्केट इज जस्ट लाइक राइडिंग अ रोलर कोस्टर। रोलर कोस्टर और इक्विटी मार्केट दोनों सेम है। दोस्तों अगर आपको पता है कि दुनिया का सबसे फास्टेस्ट रोलर कोस्टर कहां पे है, तो प्लीज उस कंट्री का नाम टाइप करके भेज दीजिएगा। अगर आपको पता है दुनिया का फास्टेस्ट रोलर कोस्टर, तो वो कंट्री का नाम टाइप करके भेज दीजिएगा। बिकॉज मैंने देखा है कि जब भी रोलर कोस्टर या ऐसी कोई राइड में आप जाते हो, थीम पार्क में, कोई भी थीम पार्क में जाओगे, रोलर कोस्टर का राइड होगा, तो 100 में से 5-10 लोग उस राइड में बैठते, बाकी के 90 दूर से फोटो लेके राम राम कह के आगे निकल जाते। क्यों? बिकॉज बहुत स्कैरी होता है। मजा आता है बट डर भी बहुत लगता है। तो बहुत कम लोग इस राइड में बैठ पाते हैं। और मैं अगर आपको बताऊं तो मैं दुनिया के फास्टेस्ट रोलर कोस्टर में बैठा हूं, जिसका आपको कंट्री का नाम, जो ऑलरेडी काफी सारे लोगों ने राइट दे दिया है आंसर। दुनिया का फास्टेस्ट रोलर कोस्टर बाय द वे जापान में नहीं है, यूएसए में नहीं है, कनाडा में नहीं है, सिंगापुर में नहीं है, वो है अबू धाबी में। यूएई में अबू धाबी में फरारी वर्ल्ड नाम का जगह है जहां पे फास्टेस्ट रोलर कोस्टर है। वहां पे 2015 में मैं गया था। 2015 में मैं गया था और मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुआ था। क्या ट्रेजेडी हुआ था?
कि मैं जिंदगी में कभी किसी रोलर कोस्टर में नहीं बैठा था और मेरे सामने जीवन का पहला रोलर कोस्टर आया, वो आया दुनिया का फास्टेस्ट। अब डर लग रहा था, करे तो क्या करे। लाइन आगे आगे जा रही थी, बीपी ऊपर नीचे हो रहा था। देखा 100 में से 95 लोग तो दूसरी राइड में चले गए, 5 लोग ही लाइन में खड़े हैं। बट मेरे साथ मजबूरी थी, मुझे उस लाइन में खड़ा रहना पड़ा। मजबूरी क्या था? मैं अकेला नहीं गया था, दोस्तों के साथ गया था। मैंने बोला आज नहीं बैठा ना तो पूरी जिंदगी सुनना पड़ेगा। क्या कि भाई का सिर्फ नाम ही जिगर है। तो नाम की इज्जत बचाने के लिए उस लाइन में खड़ा था। लाइन आगे आगे, बीपी ऊपर नीचे। उतने में एक दोस्त मेरे पास आया और मुझे कहा, जिगर डर लग रहा है? मैंने कहा हाँ। बोला डर भगाना है? मैंने कहा हाँ। बोले इतना सोच के दुनिया का फास्टेस्ट राइड है तो खत्म भी फटाफट हो जाएगा। मैंने बोला पॉइंट टू बी नोटेड, सही बात है। कितना चलेगा मैंने पूछा, तो बोले 1.5 मिनट। मैंने बोला बस, मेरा डर चला गया। 1.5 मिनट में क्या डरना, अभी चालू अभी खत्म। फुल कॉन्फिडेंस के साथ उस राइड में बैठ गया। दोस्तों आज आप सबके सामने दिल खोल के कह रहा हूं कि वो जो 1.5 मिनट था ना, वो मेरे जीवन का सबसे लंबा 1.5 मिनट था। इतना डर लगा था। जब डर लगता है ना तब समय लंबा दिखता है, लंबा खींचता है। जब मजा आता है तब समय फटाफट खत्म हो जाता है, और जब डर लगता है, बोरिंग होता है, तब चीजें लंबी खींच जाती है। समय जो है वो लंबा लगना चालू हो जाता है। राइट? मजा आया था, ऐसा नहीं आया था मजा आया, बीच बीच में डर लगा था। डर लगता है तब आपके और मेरे पास, दोनों के पास दो में से एक ही ऑप्शन है, इधर वी कैन फाइट और वी कैन फ्लाइट। इधर वी कैन फाइट और वी कैन फ्लाइट, इसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो दोस्तों मजा आया था, बट एंड में आया था। बट उससे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, आप में से जितने लोग इस रोलर कोस्टर में या ऐसे किसी रोलर कोस्टर में बैठे हो, डर तो लगा होगा। तो आप में से कोई क्या बीच में चालू में डर की वजह से कूद के गया? या ऐसे किसी को जानते हो बीच में चालू में डर लग रहा था तो कुर्सी का पेटी तोड़ के कूद के चला गया? आपका आंसर मुझे पता है, नो। क्यों? बिकॉज डर की वजह से कूदे तो 100% गारंटेड लॉस, और डर के बावजूद बैठे रहे तो एंड में मजा आएगा। इक्विटी मार्केट का भी कुछ ऐसा ही है, बीच बीच में डर लगेगा, डर की वजह से कूदे तो गारंटेड लॉस है, और डर के बावजूद बैठे रहे तो एंड में मजा आएगा। दोस्तों ये देखिए सेंसेक्स का फास्टेस्ट राइड 2003 से 2007। सेंसेक्स 7 गुना बढ़ा था, 3000 का सेंसेक्स 21,000। बट उसमें भी बीच में 6 करेक्शन आए थे। और ये जब भी करेक्शन आते हैं तब डर लगता है, मन करता है कि कुर्सी की पेटी तोड़ के भाग जाए। बट वो डर को काबू करना है। कभी देखिए 9% का करेक्शन आया, कभी 24% का, कभी 26% का। 7 गुना मार्केट तो हुआ 4 साल में। ये इक्विटी मार्केट का, रोलर कोस्टर का फास्टेस्ट राइड है शेयर मार्केट का। बट दुख की बात यह है कि बहुत कम निवेशक है जो ये टाइम में 7 गुना अपना पोर्टफोलियो बढ़ा पाए। क्यों? बिकॉज ज्यादातर 90 to 95% लोग ये बीच में 6 में से एक करेक्शन में डर की वजह से कूद गए। अब रोलर कोस्टर हो या इक्विटी मार्केट, डर की वजह से कूदे तो गारंटेड लॉस है, और डर के बावजूद बैठे रहे तो एंड में मजा है। दोस्तों डर आपके हाथ में नहीं है, वो ऑटोमेटिक है। आप कंट्रोल नहीं कर सकते डर को, बट डर के बाद एक्शन क्या लेना है वो आपके हाथ में है। तो आपका फाइनल सक्सेस या फेलियर उस पर डिपेंड नहीं करता है कि डर लगा या नहीं लगा, बट फाइनल सक्सेस या फेलियर उस पर डिपेंड करता है कि डर के बाद आपने क्या किया। और डर लगेगा, करेक्शन आएंगे, करेक्शन कब आएगा, कितना आएगा, कब रिकवरी आएगा, ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। ये 3 चीजें करेक्शन के बारे में प्रेडिक्ट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बट एक चीज मार्केट के बारे में प्रेडिक्ट करना पॉसिबल है, जिसको आपको याद रखना है, और वो है करेक्शन इज टेम्पररी, ग्रोथ इज परमानेंट। देखो स्विच कर दिया ना, स्विच कर दिया अगर इक्विटी में से डेट में, तो वो भी डर के मारे कूदने वाली बात है, बिकॉज इक्विटी में लॉस बुक हो जाएगा। आपको समय देना है, राइट? करेक्शन में अगर आपने स्विच कर दिया डेट में, या तो आपने विड्रॉ कर लिया, दोनों ही ऑप्शन गलत है। करेक्शन की वजह से पैसा नहीं निकालना चाहिए। पैसा निकालने के रीजन आपके अलग होने चाहिए। आपको पैसे की जरूरत है, आपने जिस फाइनेंशियल गोल के लिए इन्वेस्ट किया था उसका गोल का अचीवमेंट हो गया, या तो उसके लिए पैसे की जरूरत है और पैसा विड्रॉ किया, दैट इज फाइन, बट डर की वजह से नहीं। सो दोस्तों डर से बचना है, डर के बाद एक्शन लेने से बचना है। डर से तो नहीं बचोगे, बट डर के बावजूद पैनिक बटन दबाने से बचना है। तो याद रखिएगा, करेक्शन इज टेम्पररी, ग्रोथ इज परमानेंट। इसके मैं आपको काफी एग्जांपल दे सकता हूं। 1992 हर्षद मेहता, इतिहास का वन ऑफ द बिगेस्ट करेक्शन, जब सेंसेक्स एक साल में 54% डाउन हुआ था। बट क्या वहां पे रहा? नहीं। अगले 1.5 साल में 127% का रिकवरी आ गया। इससे साबित क्या होता है? करेक्शन इज टेम्पररी, ग्रोथ इज परमानेंट। उसके बाद 1996 एशियन क्राइसिस, 4 साल का रिटर्न 40% नेगेटिव सेंसेक्स, अगले 1 साल में 115% का रिकवरी। इससे फिर से साबित होता है करेक्शन इज टेम्पररी, ग्रोथ इज परमानेंट। 2000 टेक बबल, 1.5 साल में 56% का करेक्शन, 6000 का मार्केट 2600 से नीचे चला गया था, मुझे याद है।
बाद में 2.5 साल में 138% का रिकवरी भी आ गया। इससे फिर से साबित होता है करेक्शन इज टेम्पररी, ग्रोथ इज परमानेंट। लेमन क्राइसिस 2008 अब तक का इतिहास का सबसे बड़ा करेक्शन, राइट। एक साल में 61% मार्केट डाउन, 1 करोड़ का आपका 40 लाख बन गया। अगर आपने पैनिक बटन दबा दिया और विड्रॉ कर लिया तो नुकसान, अगर बैठे रहे तो अगले 1.5 साल में 157% का रिकवरी। इससे फिर से साबित होता है करेक्शन इज टेम्पररी, ग्रोथ इज परमानेंट। 2010 एक साल में 28% का करेक्शन, बाद में 3 साल में 96% का रिकवरी। अरे दूर जाने की जरूरत कहां पर, देखिए अभी 2020 की बात करूं, कोरोना, फर्स्ट लॉकडाउन, पेंडेमिक के टाइम की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो 3 महीने में 35% मार्केट गिर गया था। अभी पिछले साल की मैं बात कर रहा हूं, 2020 की कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूं। काफी लोगों ने उस टाइम पे अपना एसआईपी बंद कर दिया, डर को अपने आप पे हावी होने दिया, उसकी वजह से एक्शन ले लिया। हाँ, पेंडेमिक के अंदर आपका इनकम बंद हो गया, जॉब चला गया और आपने एसआईपी बंद किया, दैट इज फाइन। बट डर की वजह से इनकम चालू था, मगर डर की वजह से, करेक्शन की वजह से आपने अगर उस टाइम पे एसआईपी बंद कर दिया, दैट इज रॉन्ग। 3 महीने में 35% का करेक्शन था, उसके बाद 16 महीने में 108% का रिकवरी है। मार्च 2020 में सेंसेक्स ने 25,000 के आसपास का लो टच किया था, आज वो करीबन 52,000, यानी कि मोर देन 100% ग्रोथ भी दिखा रहा है। सो एसआईपी में निवेश करके अगर आपको पैसा बनाना है तो दूसरा चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, डर लगेगा मगर डर को अपने आप पे हावी नहीं होने देना है, उसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं करना है, राइट। बिकॉज अगर आपको मैं, बाय द वे, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिसको मैं अगर मौका दूं टाइम ट्रैवल करने का, अगर टाइम मशीन मेरे पास है और मैं आपको कहूं कि 2020 में मार्च में जब मार्केट में 35% करेक्शन आया था, वहां पे बेच सकता हूं, आपके सारे पैसे लेके वहां पे जाके इन्वेस्ट करके वापस आ जाओ, तो कितने लोग जाना चाहोगे? मेरे पास टाइम मशीन है नहीं, बट ये हाइपोथेटिकल सवाल है, राइट। एसआईपी में इन्वेस्ट कैसे करना है अगले 2 मिनट में मैं बताना स्टार्ट करने वाला हूं। बट एसआईपी में इन्वेस्ट करने से पहले ये 3 चीजें ध्यान में नहीं रखी तो एसआईपी काम में नहीं आएगा विनोद जी। इसीलिए ये 3 चीजें पहले समझ लीजिए। एसआईपी के 7 आइडियाज तो बहुत आसानी से मैं आपको समझा दूंगा, बहुत पावरफुल आइडियाज है, बने रहिएगा हमारे साथ। बट उससे पहले ये 3 चीजें जानना बहुत जरूरी है, राइट। आप में से जितने लोगों को टाइम चांस मिलेगा, आई एम श्योर आप लोग जाना चाहोगे पास्ट में। सो पास्ट में जितने भी करेक्शन देखोगे ना, वो हमें गवाई हुई अपॉर्चुनिटी, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी जैसे दिखते हैं। बट जब करंटली मार्केट में करेक्शन आता है ना, तो हमें लगता है दिस टाइम इट इज डिफरेंट, ऐसा हमें लगता है हमेशा, राइट। दोस्तों, मार्केट का बिहेवियर हमेशा सेम रहता है, करेक्शन का रीजन हर बार बदल जाता है। कभी .com बबल, कभी अर्जेंटीना डिफॉल्ट, कभी इराक वॉर, कभी इलेक्शन ईयर, कभी यूएस हाउसिंग मार्केट करेक्शन, लेमन क्राइसिस, कभी वॉर, कभी ये कभी वो। तो करेक्शन के रीजन बदलते रहते हैं, बट मार्केट का बिहेवियर सेम है। करेक्शन इज टेम्पररी, ग्रोथ इज परमानेंट। इसको याद रखेंगे तो डर आपके ऊपर हावी नहीं होगा। तीसरा और आखिरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो आपको आपकी एसआईपी को देना है, इसके बाद हम 7 आइडियाज की फटाफट बात करेंगे, और वो है बिवेयर ऑफ डेविल। एक शैतान से बचना है। कौन से शैतान से? जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। अगर मैं हिंदी में कहूं तो हम कहते हैं ना, राइट, एक आपने कबीर का दोहा सुना होगा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, राइट। इसके मुकाबले काफी सारे लोगों ने उस दोहे को थोड़ा रिवाइज कर दिया है हिंदी में। कुछ लोग कबीर के दोहे को पूरा उल्टा पढ़ते हैं कि आज करे सो कल, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है जब जीना है बरसों, राइट। जब आप चीजों को टालते रहते हो उसको कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन, उससे बचना है। कई बार होता है ना डाइटिंग, अरे यार आज काम करते हैं, आज मसाला डोसा खा लेते हैं, आज एक पिज्जा खा लेते हैं, डाइटिंग कल से चालू करेंगे। अच्छा इस बार छोड़ दो ना यार, एक काम करते हैं अगले महीने से जिम जाना चालू कर देंगे। अरे इस बार छोड़ दो ना, अप्रैल आएगा तो इन्वेस्टमेंट एसआईपी चालू कर देंगे। सो दोस्तों, ये प्रोक्रास्टिनेशन जो आपके मन में आता है ना, आज नहीं कल कर लेंगे, कर लेंगे, वो प्रोक्रास्टिनेशन नाम के डेविल से आपको बचना है। जो आप डिले करते हो डिसीजन लेने में, जो आज एसआईपी कर सकते हो उसकी जगह पे आप 6 महीने या 12 महीने लेट करते हो, उससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, राइट। मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूं नेपोलियन का, नेपोलियन बोनापार्ट, राइट। वो यूरोप का एक एम्परर था जिसका सपना था पूरी दुनिया जीतने का, और इतना बढ़िया सेना था, इतना बढ़िया उसका प्लानिंग था कि वो एक के बाद एक जंग जीत रहा था। फाइनली वेलिंगटन के राजा के सामने वाटरलू का जंग वो हार गया। वो जंग भी उसके हाथ में ही थी, जीता हुआ जंग हार गया। पता है कैसे? वो जब वहां पे पहुंचा, किले के बाहर दूर उसने टेंट लगाया आक्रमण करने से पहले, राइट। तो रात को बारिश हुई, तय यह हुआ था कि सुबह जैसे ही सनराइज होता है तो तुरंत ही आक्रमण करना है, ये तो छोटा सा राज्य, इसको तो आराम से हरा के जीत लेंगे।
तो रात को बारिश हुई और रात को बारिश की वजह से बहुत कीचड़ हुआ, सैनिक वगैरह सो नहीं पाए और सुबह उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ा डिले करते हैं, सुबह सनराइज की जगह पे 2-3 घंटा लेट एक आक्रमण करते हैं। तो 2-3 घंटा उन्होंने लेट आक्रमण किया, बट वो 2-3 घंटा उन्होंने जो लेट किया उसकी वजह से क्या भुगतना पड़ा, वो 2-3 घंटे के डिले के टाइम में वेलिंगटन के राजा की हेल्प करने के लिए पर्शिया का सेना आ गया। दोनों के साथ मुकाबला करना नेपोलियन के लिए असंभव था और नेपोलियन हार गया, बंदी बन गया और दुनिया जीतने का उसका सपना जो था वो खत्म हो गया। अगर वो 2 घंटे पहले अटैक कर देता तो 1 घंटे में तो पूरा किला जीत लेता और बाद में पर्शियन सेना आती तो उसको भी हरा देता, बट दोनों के साथ एक साथ लड़ना उसके बस की बात नहीं थी। 2 या 3 घंटे का डिले था जिसकी वजह से वो पूरा जंग हार गया। लाइफ में भी ऐसा होता है, एसआईपी में भी आप 4-6 महीने 1 साल लेट करते हो ना, तो आपको उसका बहुत बड़ा कीमत भुगतना पड़ता है, बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ता है, जिसको आंकड़ों के माध्यम से मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाने वाला हूं। राइट, अब मैं बात करने जा रहा हूं 7 पावरफुल एसआईपी आइडियाज की। उसमें पहले आइडिया में मैं बात करूंगा आपके साथ, पहला जो आइडिया है उसी के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा कि डिले करने से कितना नुकसान हो सकता है। तो 7 पावरफुल आइडियाज के बारे में बात करने जा रहे हैं। पेन और पेपर ले लीजिएगा। ये 7 ऐसे आइडिया है जो आपको आपकी वित्तीय आजादी की तरफ ले जाने में बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर सकते हैं। इफ यू गाइज आर रेडी देन प्लीज टाइप 7BIO 7 और ब्रिंग इट ऑन, 7BIO टाइप करके चैट बॉक्स में भेज दीजिए। राइट, और मैं वेट कर रहा हूं, आप नोट और पेपर भी ले लीजिए, नोट और पेपर भी ले लीजिए ताकि आप इसमें से जो भी आइडिया आपको लगे कि अच्छे हैं, राइट, उसको लिख पाए और उसको इंप्लीमेंट कर पाए। प्लीज टाइप 7BIO, प्लीज टाइप 7BIO एंड वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस पावरफुल 7 आइडियाज। और उसके बाद आपके जो क्वेश्चन आंसर होंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ऑलरेडी 1340 के आसपास लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और 150 के आसपास लोग हमारे साथ यूट्यूब लाइव पे भी जुड़े हुए हैं। तो करीबन 1500 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। राइट, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला आइडिया है क्रिएटिंग पेंशन। क्रिएटिंग पेंशन लिखना है तो लिख लीजिए, क्रिएटिंग पेंशन। पहला आइडिया क्रिएटिंग पेंशन विद द हेल्प ऑफ एसआईपी एंड एसडब्ल्यूपी। दोस्तों, आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जिनका, ज्यादातर लोगों का पेंशनेबल जॉब या बिजनेस नहीं होगा। आप ऐसे प्रोफेशन में होंगे जहां पे आपको पेंशन नहीं मिलने वाला है। बहुत कम लोगों को पेंशन मिलने वाला है। पेंशन ऑलमोस्ट गवर्नमेंट जॉब में भी अब नील हो गया है। और कुछ लोग जिनका पुराना जॉब है, जिनको पेंशन मिलने वाला है, उनको पता है कि जो पेंशन मिलने वाला है वो इनफ नहीं है, उससे ज्यादा, उसके मुकाबले खर्चे ज्यादा होने वाले हैं। तो आप एसआईपी के माध्यम से अपना खुद का पेंशन कैसे बना सकते हो? आपने जब से कमाई चालू किया तब से, या तो आज से आप एक एसआईपी करो अपने पेंशन के लिए। कब तक? जब तक आप रिटायर ना हो तब तक उस एसआईपी को रिटायरमेंट तक चलाना है। आज अगर आपका एज 25 है तो 25 से 55 तक, आज अगर आपका एज 40 है तो 40 साल से 55 साल तक, आज अगर 50 साल का एज तो 50 साल से 55 साल तक। वहां तक आप अपना एसआईपी चलाओ और जैसे ही आपका रिटायरमेंट आता है, वो फंड जो इकट्ठा होता है उसको डेट फंड में या तो हाइब्रिड फंड में स्विच करके वहां से एसडब्ल्यूपी करो। एसडब्ल्यूपी यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, एसआईपी का रिवर्स। आज अगर आपने म्यूचुअल फंड को 100 रुपए दे दिए और बोला कि हर महीने 50 पैसे मेरे अकाउंट में मुझे विड्रॉल करने हैं, तो ये एसडब्ल्यूपी का फॉर्म मैं आपको दे रहा हूं, तो वो फॉर्म भरने से हर महीने ऑटोमेटिक विड्रॉल हो जाता है 50 पैसे का और आपके अकाउंट में आ जाता है। तो एसआईपी से विरुद्ध है एसडब्ल्यूपी। दोनों का कॉम्बिनेशन आपके लिए पेंशन प्लान का काम कर सकता है। और मैं आपको गारंटी और दावे के साथ कह रहा हूं, इंडस्ट्री का कोई भी और पेंशन प्लान ये कॉम्बिनेशन के सामने टिक नहीं पाएगा। और ये कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, किसी कंपनी का नाम नहीं बोल रहा हूं, कंपनी कौन सी लेनी है, एसआईपी कौन सा करना है, वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करके तय कर सकते हो। वो आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं। मैं आपको ये सिखा रहा हूं कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है। मान लीजिए कि 28 साल का एक व्यक्ति है, 28 साल का एक व्यक्ति है जो आज 10,000 का एसआईपी चालू कर रहा है और 55 साल तक वो कर रहा है, 12% का रिटर्न उसको मिलता है, ये एजम्पशन लेके चलता हूं, तो उसका वेल्थ क्रिएशन होगा 2 करोड़ 16 लाख। अब क्या होगा? 55 साल पे 2 करोड़ 16 लाख है, उसको स्विच कर दिया डेट फंड में या तो हाइब्रिड फंड में। डेट फंड हो सकता है, बैलेंस एडवांटेज हो सकता है, ऐसे फंड में आपने ट्रांसफर कर दिया। वहां से आपका एसआईपी बंद, नया इन्वेस्टमेंट बंद, और उस नए फंड में से आपने एसडब्ल्यूपी का फॉर्म भर दिया, जहां से आपके हर महीने अकाउंट में पैसे वापस आ रहे हैं। अब करना क्या है? विड्रॉल उतना ही करना है जितना ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, ताकि आपका 2 करोड़ 16 लाख भी बना रहे, वो भी कभी कम ना हो। तो अगर मैं मान के चलो आपने हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट किया, तो खराब से खराब भी 6% तो रिटर्न मिलने वाला है। या तो आपने थोड़ा डेट फंड में और थोड़ा हाइब्रिड फंड में लगाया और एवरेज 6% का रिटर्न मिला आपको, राइट? तो वो जो रिटर्न बन रहा है, उतनी अमाउंट का आप हर महीने का एसडब्ल्यूपी यानी कि विड्रॉल करो,
हर महीने लेने नहीं जाना, एक बार सिग्नेचर एसडब्ल्यूपी के फॉर्म में किया वो हो जाएगा। तो हर महीने कंफर्टेबली 2,16,00,000 को बिना कम किए आपका 1,08,000 का पेंशन जैसा एक इनकम बन सकता है। मंथली विड्रॉल 1,08,000, यानी कि हर महीने आज से प्रशांत ने 10,000 रुपए बचाए और रिटायरमेंट के बाद हर महीने उसको 1,08,000 वापस मिले और 2,16,00,000 इंटैक्ट है। जब भी एक साथ विड्रॉ करना है तब वो 2,16,00,000 विड्रॉ कर सकता है, राइट। सो एसआईपी एंड एसडब्ल्यूपी इज अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन, वंडरफुल कॉम्बिनेशन। मैं भी आपको नेपोलियन की बात कर रहा था, कॉस्ट ऑफ डिले की बात कर रहा था। वो इसलिए बात कर रहा था कि यही प्रशांत अगर 28 की जगह पे 29 साल की एज पे ये चालू करेगा तो उसका 2,16,00,000 की जगह पे वैल्यू बनेगा 1,91,00,000। 25 लाख उसका वैल्यू, फंड वैल्यू कम हो गया, बिकॉज एक साल उसने कम इन्वेस्ट किया। और वो एक साल आज का एक साल है, आज का एक साल, यानी कि आज वो एक साल कर सकता था 28 साल की एज पे, उसकी जगह पे 29 साल की एज पे किया। और उसका जो पेंशन जैसा इनकम एसडब्ल्यूपी का 1,08,000 बन सकता था, उसकी जगह पे 95। आपका 45 का एज है, 46 का एज है, जो भी है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठेंगे ना तो वो आपको बताएंगे कि आप अगर इतना इन्वेस्ट करोगे तो आपका पेंशन कितना बन सकता है। वो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर डेफिनेटली 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 आपको बता पाएंगे। आप अगर चाहेंगे तो एंड में मैं भी कुछ ऐसे और एग्जांपल्स आपको बताऊंगा कि अगर 50 का एज है तो कितना पेंशन बनेगा, 45 की एज से चालू करते हो तो कितना पेंशन बनेगा। बट कहने का मतलब है डिले मत करो, जब सीखा है तब से स्टार्ट करो। एक साल भी लेट करोगे तो फायदा तो होगा। देखो सुनने में तो अगर मैं 32 साल की एज पे भी इसने किया तो भी अच्छा लग रहा है कि 10,000 इन्वेस्ट करो और 66,000 का पेंशन बनेगा। बट जितना जल्दी किया उतना ज्यादा अच्छा है, जितना लेट किया उतना आपका कॉस्ट, जो आपका जो प्रॉफिट है वो काफी कम होगा और बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आज 50 पे हो तो नहीं कर सकते हो, आज 45 और 50 पे हो तो भी कर सकते हो, राइट। उसमें कितना पेंशन बनेगा वो गिनती करके आपके फाइनेंशियल एडवाइजर देंगे। ये एक्सेल शीट आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के पास है जहां पे वो अमाउंट डालेंगे, डिटेल डालेंगे और उनको ये कैलकुलेशन रेडीमेड आपको बना के दे देंगे, राइट। तो ये था पहला आइडिया। हाँ सर, आप में से काफी लोगों ने मैसेज डाला है 50 का एज, 38 का एज। मैं आपको क्वेश्चन एंड आंसर में एक दो और एग्जांपल दिखाऊंगा, पहले सारे कंसेप्ट समझ लेते हैं। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो इंटरेस्ट फ्री लोन। आप में से जितने लोग 65 साल की एज के कोई है तो वो आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हो, आप अपने बच्चों का फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो। या तो आप 65 की एज पे हो और आपको इन्वेस्टमेंट करके हर महीने पैसे वापस चाहिए तो आप एसआईपी को भूल जाओ। आप जो सेकंड पार्ट मैंने समझाया एसडब्ल्यूपी, वो आज से स्टार्ट कर सकते हो। लमसम पैसा म्यूचुअल फंड को देके उसमें से जितना रिटर्न है उतना एसडब्ल्यूपी करके मंथली इनकम जनरेट कर सकते हो, राइट। सो दोस्तों, आपके सवाल है, आपका एज अलग है उसके हिसाब से सवाल है तो डेफिनेटली उसको क्वेश्चन एंड आंसर में बात करेंगे। अभी बात करते हैं सेकंड आइडिया, न्यू इंटरेस्ट फ्री होम लोन। आप में से कितने लोग होम लोन लेने वाले हो आने वाले कुछ समय में? सोच रहे हो कि होम लोन लेके घर खरीदना है? जितने भी लोग घर खरीदने वाले हो प्लीज टाइप ईएमआई। होम लोन लेके घर खरीदने वाले हो प्लीज टाइप ईएमआई। एसआईपी आपके होम लोन को इंटरेस्ट फ्री बना सकता है। यस कोकिला मैम, 50 साल की एज के लिए क्या कैलकुलेशन रहेगा और क्या सही है इन्वेस्ट करना, उसके बारे में हम क्यूएनए में बात करेंगे थोड़ी देर में, राइट। सेकंड, इंटरेस्ट फ्री होम लोन कैसे हो सकता है? मान लीजिए कि आप 50 लाख का लोन लेने जा रहे हो तो मैं आपको कहूंगा कि आप जितना हो सके उतना लंबा लोन लो। 25 साल का मिल रहा है 25 साल का लो, 30 साल का मिल रहा है 30 साल का लो। यहां पे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया 25 साल। और आज की तारीख में इंटरेस्ट रेट जो है होम लोन का वो 6.25 से 7% के आसपास है। 6.25 से 7% के आसपास इंटरेस्ट रेट है। तो उसके हिसाब से अगर आपका ईएमआई देखा जाए तो वो होगा 34,546, यानी कि करीबन करीबन 34,500 रुपीज आप एवरी मंथ बैंक को देंगे अगले 25 साल तक और आपका होम लोन खत्म होगा। आपने 50 लाख का लोन लिया था, उसके सामने बैंक को 1,03,00,000 देंगे। मतलब आप जितना लोन लिया है उससे ज्यादा इंटरेस्ट देने वाला हो। 53 लाख तो इंटरेस्ट दोगे प्रिंसिपल के सामने। अब ये 53 लाख बहुत ही बड़ा अमाउंट। आप में से जितने लोग चाहते हो कि ये इंटरेस्ट पे ना करना पड़े या इंटरेस्ट वापस आ जाए, यानी कि जितना आपने बैंक को दिया है वो लोन खत्म होता है उसी टाइम पे वो सारा इंटरेस्ट वापस आपके बैंक अकाउंट में आ जाए, प्लीज टाइप आई वांट। अगर ऐसा चाहते हो तो प्लीज टाइप आई वांट एंड सेंड इट टू मी इन चैट बॉक्स। मैं आपको तरीका बताता हूं क्या करना है। आपको उसके साथ 35,000 के ईएमआई के साथ उसका 20% यानी कि 7,000 का एक एसआईपी स्टार्ट करना है। तो आपको समझना है कि आपका ईएमआई 35 नहीं है 42,000 है। आप बोलोगे अरे सर इतना ज्यादा ईएमआई कब कैसे देंगे? तो मैं आपको बता रहा हूं आज तो 6.25% इंटरेस्ट है। अगर आपको घर पसंद आ गया और कल इंटरेस्ट रेट 9% हो गया तो भी आप ईएमआई तो चुकाओगे ना। तो 9% के हिसाब से ईएमआई करीबन 42,000 होता है। आप ये समझो कि 9% का इंटरेस्ट है और आप टोटली 35,000 की जगह पे आप 7,000 ज्यादा पे कर रहे हो ईएमआई, ये समझो। और वो 7,000 रुपए एसआईपी में लगा दो, वो भी 25 साल तक।
तो 21 लाख रुपए आप म्यूचुअल फंड को दोगे। आप बोल रहे हो जिगर भाई इंटरेस्ट रेट वापस लेना था, उसकी जगह पे और 21 लाख आप तो पे करवा रहे हो। बट देखिए टोटल आउटफ्लो कितना हुआ। आपने बैंक को 1,03,00,000 दिए, आपने म्यूचुअल फंड को एसआईपी के माध्यम से 21 लाख दिए, टोटल आउटफ्लो 1,24,00,000 आपका हुआ। बट उसी के सामने ये जो एसआईपी है उसमें मैं 12% रिटर्न का एजम्पशन लेके फ्यूचर वैल्यू जब निकालता हूं तो वो फ्यूचर वैल्यू जो है वो आ रहा है 1,19,00,000। यानी कि 1,24,00,000 पे किए थे, उसमें से 1,19,00,000 वापिस आ गए। तो आपका जो 50 लाख का लोन था उसके सामने आपने इफेक्टिवली सिर्फ 5 लाख रुपए वापस दिया, आपका लोन खत्म हो गया। सो हर बड़े ईएमआई के साथ एक छोटा एसआईपी साथ में लगना चाहिए। वो करेंगे तो डेफिनेटली 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 आपका सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, प्रिंसिपल वाला अमाउंट भी काफी हद तक वापस आ जाएगा। आप में से जितने लोगों को ये आइडिया पावरफुल लगा, प्लीज टाइप पावरफुल एंड सेंड इट टू मी इन चैट बॉक्स। तो ये तो बात हुई जो आप होम लोन लेने वाले हो। जिसने ऑलरेडी होम लोन ले लिया है उसका क्या? जिसने ऑलरेडी होम लोन ले लिया उसका क्या? अभी भी हम आइडिया नंबर 2 की बात कर रहे हैं। जिसने होम लोन ले लिया है उसकी अगर मैं बात करूं, मान लीजिए कि आपने 2 साल पहले होम लोन ले लिया है और आप ये चाहते हो यार जिगर भाई ईएमआई नहीं बढ़ाना है, मुझे तो जितना हो सके उतना कम समय के अंदर लोन खत्म कर देना है, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि बड़ा ईएमआई दे दूं, मगर ईएमआई मुझे इससे ज्यादा नहीं बढ़ाना है, ऑलरेडी मैं हाईएस्ट ईएमआई पे कर रहा हूं। तो ऐसे किस्से में क्या कर सकते हो? राइट, ऐसे किस्से में क्या कर सकते हो? 50 लाख का लोन है, मान लीजिए 7% का इंटरेस्ट है, 20 साल है, तो आप 38,000 ईएमआई दे रहे हो और 2 साल ऑलरेडी हो चुका है आपका। ऑलरेडी 2 साल आपका हो चुका है, ये मान के चले, ध्यान से सुनिएगा, ऑलरेडी 2 साल हो चुका है ये मान के चले, तो 24 हफ्ते आप पे कर चुके हो, 47 लाख आप ऑलरेडी पे कर चुके हो। राइट, नहीं सॉरी, 47 लाख पे नहीं कर चुके, 47 लाख अभी भी प्रिंसिपल बाकी है, माफ कीजिएगा, एक्साइटमेंट में गलत बोल गया, बट वापस रिपीट कर रहा हूं, रेक्टिफाई कर रहा हूं। गलती हर इंसान से होती है, गलतियों से सीखना चाहिए। चलिए इसको रिपीट करते हैं। 2 साल आपने पे कर दिए है यानी, और अब आपका लोन बाकी है 47 लाख का। अब क्या करना है? इस टाइम पे आपको आपकी एसआईपी का जो टेन्योर है ना वो बढ़ा देना है। बैंक को जाके बोलो मेरा 18 साल बाकी है, मुझे ये मेरा 20 साल वाला लोन 30 साल में कन्वर्ट करना है। ये पॉसिबल है। अगर आपका बैंक ना बोलता है तो आप उस होम लोन को 47 लाख जो बाकी है उसको दूसरी बैंक में ट्रांसफर करवा सकते हो। मैंने 2013 में किया था, 20 साल का एक्सिस बैंक का लोन था, 3 साल चलाया, उसके बाद उन्होंने टेन्योर बढ़ाना के लिए मना कर दिया, मैंने उसको एसबीआई में कन्वर्ट कर दिया 30 साल में। अब 17 साल बाकी था, उसकी जगह पे 30 साल में कन्वर्ट कर दिया। अब इससे मुझे फायदा क्या हुआ? मेरा ईएमआई कम हो गया। अगर इसी किस्से की बात करूं जो एग्जांपल आपकी स्क्रीन के सामने है, उसमें फायदा क्या होगा? अगर आप 18 साल बाकी है वही लोन को अगर 30 साल में कन्वर्ट कर दे तो आपका ईएमआई कम हो जाएगा, जो 38,000 था उसकी जगह पे 32,000 हो जाएगा। 6,460 रुपए का ईएमआई में सेविंग हो गया। आपको 30 साल तक लोन चलाना नहीं है, ओरिजिनल लोन जो 20 साल में पे करना था उसी टाइम में हम खत्म भी कर देंगे, डोंट वरी। सिर्फ फॉर्म में लिख देना है 30 साल और आपको टेन्योर बढ़ा देना है ताकि आपका ईएमआई कम हो जाए और ईएमआई में जो बचत हो रही है उसका आप कर दो एसआईपी। होगा क्या? ऑप्शन नंबर 1, मान लीजिए कि आप ये नहीं करते हो, आप पुराना लोन जो जैसे था ऐसे ही चला रहे हो, 20 साल में खत्म करना है, तो होगा क्या? 20 साल में आप 93 लाख बैंक को दोगे, आपका लोन खत्म हो जाएगा। 20 साल में आप 93 लाख बैंक को दोगे, खत्म हो जाएगा। बट उसके मुकाबले मैंने जो आपको कहा कि लोन का टेन्योर बढ़ा दो, ईएमआई जो बच रहा है उसका एसआईपी कर दो, तो होगा क्या? उस किस्से में ओरिजिनल लोन का टाइम जो 20 साल था वहां पे आप पहुंचोगे, ओरिजिनल लोन का 20 साल के टाइम पे पहुंचोगे, उस टाइम पे आपके पास अभी भी 27 लाख रुपए का प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग हुआ। यानी कि आपने 30 साल कर दिया है, इसलिए अभी आपका लोन खत्म नहीं होगा। जब 20 साल खत्म हो गए तभी भी आपका 27 लाख का लोन बाकी होगा। बट जो आपने एसआईपी किया था एडिशनल 6,400 रुपए का जो ईएमआई में बचत हुआ था, उसका वैल्यू हो जाएगा 45 लाख। तो वो 45 लाख में से 27 लाख लोन जो बाकी है वो चुका दोगे, फिर भी आपके पास 18 लाख बचेंगे। यानी कि आपने 1 रुपया भी ज्यादा पे नहीं किया। पहले किस्से में आप 38,000 ईएमआई दे रहे थे, दूसरे में आप 32,000 ईएमआई और 6,000 एसआईपी कर रहे हो। दोनों किस्सों में आपकी जेब में से सेम अमाउंट जा रहा है। पहले केस में आपका लोन खत्म हो रहा है और कुछ पैसा नहीं बच रहा है, दूसरे केस में आपका लोन भी 20 साल में खत्म हो रहा है। उसके बावजूद आपके पास 18 लाख रुपए बच रहे हैं, उसके बावजूद आपको 18 लाख रुपए का फायदा हो रहा है, माफ कीजिएगा। राइट, तो ये था तीसरा आइडिया। अब बात करते हैं चौथा आइडिया।
ऑलवेज गो फॉर द टॉप अप एसआईपी। जब भी आप कोई भी फाइनेंशियल गोल के लिए एसआईपी करते हो ना, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, टॉप अप कर दो। टॉप अप यानी कि आप देखो, जब भी आप पिज्जा खरीदने जाते हो, कई बार आप एक्स्ट्रा टॉपिंग्स लगवाते हो, क्यों? उससे उसका स्वाद बेहतरीन हो जाता है। कई बार आप आइसक्रीम लेते हो या केक बनाते हो, उसके ऊपर भी काफी सारा टॉपिंग्स करते हो, क्यों? उससे उसका फायदा, जो उसका जो वैल्यू है, उसका जो स्वाद है, वो बढ़ जाता है। ऐसे ही एसआईपी में भी अगर आप टॉप अप नाम का एक फीचर होता है, उसको क्लिक कर देते हो तो उसका ताकत जो है वो बहुत बढ़ जाता है। अब देखिए, हर साल आपकी इनकम बढ़ने वाली है, हर साल आपके एक्सपेंस बढ़ने वाले हैं। आज अगर 1 लाख रुपए कमा रहे हो और 10,000 का एसआईपी कर रहे हो, अगले साल आपका इनकम 1 लाख का 1,10,000 हो गया, यानी कि आपका इनकम 10,000 से बढ़ गया, तो आपका एसआईपी एटलीस्ट 1,000 से तो बढ़ना चाहिए, 10% से तो बढ़ना चाहिए। 10% इनकम बढ़ा तो 10% एसआईपी तो बढ़ना चाहिए। अब हर साल ये याद नहीं रहेगा। आपका इनकम में 10,000 का बढ़ोतरी हुआ तो आप 1,000 का एसआईपी बढ़ाना, ये हर साल याद नहीं रख पाओगे, हर साल रिलीजियसली कर नहीं पाओगे। इसीलिए एसआईपी में एक टॉपअप नाम का फीचर होता है, उस आइडिया को इंप्लीमेंट करो, उसको क्लिक कर दो। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं उससे क्या फायदा होगा। 10,000 का आपने एसआईपी किया 20 साल तक, 10% टॉपअप किया उसमें, राइट? तो पहले तो देखते हैं, टॉपअप को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। चलिए, 10,000 का एसआईपी किया 20 साल तक, 12% रिटर्न आया, तो उसका वेल्थ क्रिएशन होगा 91.98 लाख। उसी में अगर आपने 10% टॉपअप कर दिया होता, यानी कि हर साल आपका एसआईपी है 10% से ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। इस साल आपका 10,000 कटेगा, नेक्स्ट साल आपका 11,000 एसआईपी का ईएमआई कटेगा, एसआईपी का इंस्टॉलमेंट कटेगा और इन्वेस्टमेंट होगा, और हर साल आपका ईएमआई ऑटोमेटिक बढ़ेगा। आपको अलग से नया फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है अगर टॉपअप का फीचर अवेल किया है तो। अगर टॉपअप नहीं किया है तो 91 लाख है, और इसी केस में अगर 10% का टॉपअप है तो उस केस में आपका यही एसआईपी आपको 1,86,00,000 यानी कि 1.86 करोड़ देगा। 1.86 करोड़ देगा दोस्तों। यह है टॉपअप का फायदा। तो ऑलवेज गो फॉर एसआईपी। आप अपने बच्चों के लिए एसआईपी कर रहे हो, शॉर्ट टर्म एसआईपी करो, 5 साल का एसआईपी करो, 7 साल का एसआईपी करो, 10 साल का एसआईपी करो, कोई भी एसआईपी कर रहे हो, साथ में टॉपअप जरूर दे, क्योंकि हर साल इनकम बढ़ने वाला है, खर्चा बढ़ने वाला है, तो सेविंग भी बढ़ना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका इनकम 1 लाख से 1,10,000 हो गया तो जो एडिशनल 10,000 है वो पूरा का पूरा एसआईपी में डाल दो, बट उसमें से एटलीस्ट जितना परसेंटेज इनकम बढ़ा उतना परसेंटेज एसआईपी तो बढ़ा सकते हो, टॉपअप करो। फोर्थ आइडिया था। पांचवा आइडिया, डिस्काउंट ऑन एनुअल एक्सपेंसेस। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपेंस है जो आपको हर साल करने ही करने हैं, आप चाहकर भी उसको ना नहीं कर सकते हो। अगर किसी को ऑडियो और वीडियो का इश्यू आता है तो स्क्रीन के ऊपर रिकनेक्ट का बटन है, वो दबा दीजिएगा, आप वापस इस सेशन में आ जाएंगे। हमारे साथ ऑलरेडी 250 के आसपास लोग जो है वो यूट्यूब पे जुड़े हुए, 13 से ज्यादा लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो कहीं पे दिक्कत आ रहा है तो प्लीज रिकनेक्ट का बटन दबा दीजिएगा स्क्रीन के ऊपर। अगर यूट्यूब में है तो रिफ्रेश कर लीजिएगा, आप यूट्यूब में अगर दिख रहे हो तो इसको, राइट। फिक्स एनुअल एक्सपेंसेस, जैसे कि बच्चे का स्कूल का फीस हो गया, आपका लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम हो गया, आपका हर साल का ट्रैवल का प्लान हो गया। ये कुछ खर्चे ऐसे हैं जो आपको हर साल करने ही करने हैं। मैं आपको उसमें डिस्काउंट दिलवा सकता हूं। कैसे? एसआईपी के माध्यम से। और मैं नहीं दिलवाऊंगा, आपको ही करना है, आपको मिल जाएगा। कैसे? अब देखिए, फॉर एग्जांपल, इसमें से एक एग्जांपल लेते हैं, स्कूल फीस। मान लीजिए कि बच्चे का स्कूल का फीस है साल का 1,20,000, राइट। वो एक साथ पे करोगे तो अगर स्कूल को आप कहोगे मुझे इंस्टॉलमेंट देना है, तो कुछ स्कूल देती है इंस्टॉलमेंट का फैसिलिटी, कुछ स्कूल नहीं देती है। जैसे कि मेरे बच्चे की स्कूल है ना, वो इंस्टॉलमेंट का क्वार्टरली का ऑप्शन देती है, बट फिर उसमें क्या करना पड़ता है, क्वार्टरली अगर मैं पे कर रहा हूं तो मुझे 32,000 पे करने, यानी कि 1,20,000 की जगह पे साल का होगा 1,28,000। 1,20,000 की जगह पे होगा 1,28,000, 8,000 मुझे ज्यादा देने पड़ेंगे। आप लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम देख लो, अगर आप साल का 1 लाख प्रीमियम दे रहे हो, आप बोलोगे मुझे मंथली पे करना है, तो वो प्रीमियम ज्यादा देना पड़ेगा, 3% 4% कॉस्ट बढ़ जाएगा। सो जब भी आप चीज जो पेमेंट है उसको वन टाइम की जगह पे मंथली में कन्वर्ट करते हो तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ता है, आपको प्रीमियम देना पड़ता है। उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, आपका यही एक्सपेंस है, उसको मंथली एसआईपी में कन्वर्ट कर सकते हो। उस एसआईपी को आपको डेट फंड में करना है, लिक्विड फंड में या तो अल्ट्रा शॉर्ट फंड में, ऐसे फंड में जहां पे इक्विटी नहीं है, बिकॉज ये शॉर्ट टर्म एसआईपी है। फायदा क्या होगा, आप हर महीने पेमेंट करोगे तो एक तो कन्वीनियंस हो जाएगा, आपको एक साथ 1,20,000 स्कूल का फीस इकट्ठा करने का चिंता नहीं है। दूसरा फायदा क्या होगा, मान लीजिए ये 1,20,000 है, उसको डिवाइडेड बाय 10 करके 12 करके 12 महीने में कन्वर्ट करके 10,000 का आपने एसआईपी किया, तो वो 10,000 का एसआईपी 5 साल तक चलेगा, तो 12 महीने के बाद उसका वैल्यू 1,20,000 आपने इन्वेस्ट किया और उसका वैल्यू होगा 1,23,226। रिटर्न एज्यूम है, एक्चुअल रिटर्न कुड वेरी। यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स में मैं रिटर्न दिखा रहा हूं वो सिर्फ इलस्ट्रेटिव पर्पस के लिए है। रियल लाइफ में रिटर्न
मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे, स्कीम के परफॉर्मेंस के हिसाब से ऊपर नीचे होगा। तो अभी आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, रिटर्न के सामने नहीं देखना है। रिटर्न हो सकता है अच्छा भी मिल जाए, इससे कम भी मिले, राइट। बट मैं यहाँ पे जो एजम्पशन ले रहा हूँ वो लॉजिकल, मुझे लग रहा है कि इतना तो आ सकता है, वो समझ के ले रहा हूँ, राइट। सो यहाँ पे 10,000 का एसआईपी 1,23,226 दे रहा है, उसमें से 1,20,000 विड्रॉ करो, बैंक स्कूल को दे दो, फीस पे कर दो, फिर भी आपके पास बचेंगे 3,226। वो हो गया आपका 3,226 रुपए का डिस्काउंट। स्कूल को 1,20,000 देने थे, आपकी जेब में से गए 1,20,000, बट आपकी जेब में फिर भी बचे 3,226। मैं अगर तीनों चीजों का कंपैरिजन करूं, एक साथ दिया तो आपको देना है 1,20,000, क्वार्टरली दिया तो आपको देना है 1,28,000, 8,000 ज्यादा। उसको अगर एसआईपी में कन्वर्ट कर दिया तो आपका एक्चुअल कॉस्ट सिर्फ 1,16,774 रुपए है, बिकॉज जो फायदा हुआ वो आपका हो गया डिस्काउंट। तो आपका शॉर्ट टर्म एसआईपी होना चाहिए आपके बच्चों की स्कूल की फीस के लिए, आपका शॉर्ट टर्म एसआईपी होना चाहिए आपके लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, आपका शॉर्ट टर्म एसआईपी होना चाहिए ट्रैवलिंग के लिए। और ये पैसा वैसे भी आप खर्चा करने ही वाले हो इसी साल में, यानी कि आपको इसके लिए एडिशनल में सेविंग करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। जो पैसा आप साल के एंड में देने वाले उसको मैं कह रहा हूं कि आप उसको मंथली डिवाइड करके उसको एसआईपी में कन्वर्ट कर दो, तो कन्वीनियंट भी रहेगा। जिस टाइम पे पैसे चाहिए उस टाइम पे अवेलेबल होगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कहां से निकालू 1 लाख, कहां से निकालू, कहां से विड्रॉ करूं। आपको पता है कि यहां पे मेरे इतने तो इकट्ठे हो गए, उससे थोड़ा ज्यादा ही होगा, विच इज फॉर यू इज अ डिस्काउंट। ये था 5वां आइडिया। अब बात करते आइडिया नंबर 6। टैक्स बचाने के लिए आप इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो आपको पता होगा, बट ज्यादातर लोग टैक्स बचाने के लिए अलग अलग जगह पे निवेश करते हैं। उसमें से एक चीज बहुत पॉपुलर है, वो है पीपीएफ। तो बाय द वे पीपीएफ में आप इन्वेस्ट करके टैक्स बचा रहे हो, उसकी कंपैरिजन में मैं आपको कहूंगा टैक्स सेविंग फंड्स में एसआईपी करके टैक्स बचाओ। दोनों सेम नहीं है बाय द वे, दोनों में काफी डिफरेंस है, दोनों का कंपैरिजन वैसे करना नहीं चाहिए। पीपीएफ एटीसी का बेनिफिट टैक्स सेविंग का देता है, ईएलएसएस भी टैक्स सेविंग का बेनिफिट दे रहा है, बट डिफरेंस क्या है, पीपीएफ में गारंटेड रिटर्न है, यहां पे सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, राइट। सो दोनों में ये डिफरेंस है, बट फिर भी मैं आपको कह रहा हूं एसआईपी टैक्स सेविंग में करोगे तो क्या फायदा होगा। मैं आपको 15 साल का कंपैरिजन दिखा रहा हूं। 15 साल इसलिए बिकॉज पीपीएफ में आप जब भी निवेश करते हो तो 15 साल तो देते ही हो, तो क्यों ना एक एसआईपी ईएलएसएस फंड में कर दिया जाए टैक्स बचाने के लिए। क्यों, लॉजिक समझाता हूं। पिछले 15 साल में मान लीजिए आपने हर साल 1.5 लाख रुपए पीपीएफ में डाले, तो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ 22.5 लाख। एनी आइडिया कि उसका आज का वैल्यू कितना होगा? चलिए मैं बता देता हूं, उसका आज का वैल्यू है 44.65 लाख। उसका आज का वैल्यू है, राइट। अच्छा संदेश जी, आपका ये सवाल बहुत ही वंडरफुल है। संदेश जी ने सवाल अचानक मेरा ध्यान पड़ा। संदेश जी आपका सवाल बहुत वंडरफुल है, जब पैसा निकालना है तभी मार्केट डाउन हो गया तो क्या? कितने लोगों को इसका आंसर जानना है? जितने लोगों को इसका आंसर जानना है प्लीज टाइप आई, प्लीज टाइप आई एंड सेंड इट टू मी इन चैट बॉक्स। वंडरफुल कि पैसा निकालने के उस टाइम पे मार्केट डाउन हो गया, उस टाइम पे कोरोना जैसा कोई कारण आ गया तो क्या होगा? ये पॉसिबल है संदेश जी, और इसका प्लानिंग कैसे करना है, ये रिस्क को कैसे आपको टेकल करना है, उसका भी मैं आपको आंसर दूंगा क्वेश्चन एंड आंसर में। अब सिर्फ 2 आइडिया की बात है, उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर में मैं आपके सवाल से स्टार्ट करूंगा मिस्टर संदेश। थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, राइट। चलिए तो अब आते हैं वापस पीपीएफ वर्सेस ईएलएसएस में। अब मेरे दादाजी मुझे कहा करते थे, बेटा कमाना चालू करे ना तो पहला काम करना पीपीएफ का खाता खोल देना, उसमें हर साल इन्वेस्ट करना। और मैं आज भी मानता हूं कि उनका जो एडवाइस था ना वो गोल्डन एडवाइस था। उनका वो जो एडवाइस था वो गोल्डन एडवाइस था। ध्यान से सुनिएगा, गोल्डन एडवाइस था। क्यों? बिकॉज उनको पीपीएफ में 12% इंटरेस्ट मिलता था, मुझे आज 8 से भी कम हो गया, 7 के आसपास आ गया है। सो इंटरेस्ट रेट कम हुआ और मुझे पता है कि आने वाले समय में पीपीएफ में इंटरेस्ट इससे बढ़ के 12 नहीं होने वाले, वापस नीचे जा सकते हैं। रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2, मेरे दादाजी के जमाने में इन्फ्लेशन जैसी चीज बहुत मायने नहीं रखती थी, सिर्फ बेसिक नीड थी, रोटी कपड़ा और मकान, उससे चल जाता था। आज हमारा बेसिक नीड में रोटी कपड़ा मकान मोबाइल 5G टीजी 5G आईपैड, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए कंप्यूटर, साल का एक फॉरेन ट्रिप, हर रूम में एक एसी, हर घर में 3 रूम में 4 टेलीविजन। तो ये सारी चीजें इन्फ्लेशन और लग्जरी की वजह से हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, और दादाजी के मुकाबले इंटरेस्ट हमें कम मिल रहा है। इसलिए पीपीएफ में हर साल निवेश करना बुरा नहीं है, बट इतना अच्छा भी एडवाइस नहीं है जितना उस टाइम पे हुआ करता था 20 साल पहले। अब यही पैसा अगर उसकी जगह पे ईएलएसएस में निवेश किया होता तो क्या होता? आज से 15 साल पहले करीबन 16 फंड थे, 16 ईएलएसएस फंड थे इंडस्ट्री में, जिसमें से कोई भी एक फंड आपने चूज कर लिया, और थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपने जो फंड चूज किया उसमें आपने हर साल 1.5 लाख रुपए निवेश किए, एनुअल एसआईपी। आप मंथली करना, बट मैं एनुअल एसआईपी का एग्जांपल दे रहा हूं। तो पता है कि सबसे अच्छी स्कीम में ये 22.5 लाख का वैल्यू कितना होगा? एनी आइडिया? प्लीज आंसर चैट बॉक्स में टाइप करिए, कितना हुआ होगा, गेस्टिमेट लगाइए।
आपने 15 साल पहले एक स्कीम चुना ईएलएसएस का, उसके माध्यम से आप इन्वेस्ट कर रहे हो 1.5 लाख हर साल, उसका परफॉर्मेंस दी बेस्ट आया। सो दी बेस्ट, यस, पीपीएफ इज ई, वंडरफुल नीरज, वंडरफुल, राइट, वंडरफुल, उसके ऊपर भी मैं आऊंगा, राइट। बट मैं तो कह रहा हूं कि यहाँ पे टैक्स के बाद भी देखिएगा कितना फायदा हो सकता है, टैक्स होने के बावजूद, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होने के बावजूद भी कितना फायदा होता है, मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा थोड़ी देर में नीरज जी। थैंक यू वेरी मच फॉर पॉइंटिंग आउट, राइट। अच्छे से अच्छा फंड आपके हाथ में हो गया होता और हर साल आपने 1.5 लाख रुपए निवेश किया होता तो आज का वैल्यू कितना होगा? कल्पेश भाई का कहना है 1 करोड़, राजेश भाई का कहना है 65 लाख। एक्चुअल आंसर, ये जो कैलकुलेशन का डेटा है वो हर साल मैं रिवाइज करता हूं जनवरी में, तो ये जनवरी टू जनवरी का 2006 से 2021 का डेटा है। आज का डेटा तो और अच्छा होगा, मार्केट और बढ़ गया है, बट मैं आपको जनवरी तक का डेटा दिखा रहा हूं। अच्छे से अच्छी स्कीम में ये बना होता 80 लाख, बट इसको भूल जाओ, दिमाग से डिलीट कर दो 80 लाख, बिकॉज ये मिलना मुश्किल है। आज से 15 साल पहले किसको पता था कि ये सबसे अच्छी स्कीम कौन सी होगी? आज से 15 साल पहले किसी को नहीं पता था, ना आपको, ना आपके एडवाइजर को, ना मुझे। फ्यूचर की नंबर 1 कौन सी होगी ये भी आपके एडवाइजर को और मुझे पता नहीं, आपको भी पता नहीं है। यस, आपके एडवाइजर अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से आपको ऐसी स्कीम दे सकते हैं जिससे वो एवरेज को बीट कर दे, यानी कि 15 स्कीम है, 16 स्कीम है, तो उसमें जो एवरेज रिटर्न आता है उसको बीट करे, वो क्षमता आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के पास है। बट अच्छे से अच्छी किसी को पता नहीं है, वो तो उसी के पोर्टफोलियो में आती है फ्यूचर की अच्छे से अच्छी स्कीम जिसकी कुंडली में राजयोग लिखा होता है। हम एवरेज मानुष है, चलिए एवरेज की बात करते हैं। 15 साल पहले आपने सारे फंड ले लिए, सब में इन्वेस्ट कर रहे हो, अच्छे से अच्छा फंड भी आपके पास है, बुरे से बुरा फंड भी आपके पास है, तो कितना हुआ आपके 22.5 लाख का? और आंसर है 63 लाख। आपकी डिसिप्लिन, पेशेंस के साथ आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस को जोड़ दे तो एवरेज को बीट करना, एवरेज से ज्यादा कमाना तो बहुत आसान है दोस्तों। बट चलिए थोड़ी देर के लिए इसको भी भूल जाते हैं। 15 साल पहले आपने एक स्कीम चुना और उस टाइम पे आपका काल सर्पयोग चल रहा था और अच्छे से अच्छी की जगह पे बुरे से बुरी स्कीम आपके पास आ गई, तो आज का वैल्यू कितना है? बुरे से बुरे फंड में भी आज 22.5 लाख का जो वैल्यू है वो है 55 लाख, यानी कि पीपीएफ के मुकाबले 11 लाख ज्यादा। ई यानी कि टैक्स को भी आप निकाल दोगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को भी निकाल दोगे, तो भी आज बुरे से बुरा जो स्कीम है पिछले 15 साल का वो भी पीपीएफ को टक्कर दे रहा है। और आप तो डेफिनेटली विथ योर पेशेंस एंड डिसिप्लिन और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस, आप एवरेज को तो डेफिनेटली फ्यूचर में बीट कर लोगे। तो छठा आइडिया है, टैक्स बचाने के लिए एसआईपी कर दो ईएलएसएस में। साल के एंड की वेट मत करो, मार्च की, जनवरी की वेट मत करो, उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने का मत सोचो। जितनी भी इनकम टैक्स की फाइल घर में है उतनी फाइल में जितना भी हर साल एटीसी का जरूरत बचता है उसको एसआईपी में कन्वर्ट कर दो। आखिरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे महत्वपूर्ण, बच्चों के भविष्य के लिए आपकी मिनिमम 2 एसआईपी होनी चाहिए। क्यों? बिकॉज इंडिया एक ऐसा देश है जो हम बहुत फास्ट वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न सॉन्ग, मतलब वेस्ट की जितनी भी बुराई है उसको हमने बहुत फास्ट एडॉप्ट कर लिया, राइट। बट वेस्टर्न वर्ल्ड का एक चीज मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में अडॉप्ट अभी नियर फ्यूचर में हम कर पाएंगे। वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है, बच्चा एक बार 18 साल का हो गया ना, फिर अपने आप अगर कमा रहा है तो कॉलेज में जाएगा, अगर नहीं कमा रहा है तो बाप उसका फीस का पैसा नहीं देगा। मैरिज का भी उसको अगर बड़ा धामधूम से मैरिज करना है तो उसको अपना खर्चा खुद देना है। बच्चों का हायर एजुकेशन, कॉलेज का एजुकेशन और मैरिज वेस्टर्न कंट्रीज में पेरेंट्स का जिम्मेदारी नहीं है। वो बात अलग है, अगर यहां से बंदा गया है एनआरआई होके तो वो करेगा। इंडियन लोगों के अगर मैं बात करूं तो आज की तारीख में बच्चा, अगर आपका बेटा या बेटी 25 साल का भी है, राइट, और उसका शादी का जो खर्चा है वो बाप को पूरा करना है। ये हमारा एक कल्चर का जो एक की इंग्रेडिएंट्स है और यह कैरेक्टरिस्टिक है जिसको आप चाहकर भी ठुकरा नहीं सकते हो। तो आपके बच्चों की शादी के लिए और एजुकेशन के लिए हर बाप का सपना होता है। मेरा भी सपना है कि मेरा बेटा जो है वो अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी में जाए, अब्रोड पढ़ने जाए, मेरा बेटा बेटी दोनों अब्रोड जाए, पढ़े, उसका जो शादी है वो भी मैं अच्छे से करूं, उसमें भी काफी अच्छा पैसा खर्चा करूं। तो मान लीजिए कि आपका एक किड है तो उसका 2 एसआईपी मिनिमम होना चाहिए, एक तो उसके हायर एजुकेशन का, दूसरा उसके मैरिज का। मान लीजिए कि आपकी बेटी है जिसका एज है 2 साल, तो जब 17 साल की होगी तब उसको अच्छी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में दाखिला दिलाने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, बड़े पैसे की जरूरत पड़ेगी जो सैलरी में से नहीं निकलेगा 1 साल की, उसके लिए सेविंग करना पड़ेगा। मान लीजिए वो 25 साल की हो रही है, उस टाइम पे आपको उसकी शादी करवानी है तो उसके लिए भी बड़े पैसे लगेंगे। अगर एवरेज भी मैं अगर आज की तारीख में मिनिमम भी पकड़ू तो एवरेज की भी बात करूं, अच्छी यूनिवर्सिटी या नॉर्मल मैरिज की भी बात करूं तो 20 लाख 15 लाख तो हो ही जाएगा खर्चा। बढ़िया आज का है। आपकी बेटी या बेटा आज अगर 2 साल का है तो उसको पैसे की जरूरत एजुकेशन के लिए 15 साल के बाद और मैरिज के लिए 23 साल के बाद जरूरत पड़ने वाली है। तो आपको इन्फ्लेशन को कंसीडर करना पड़ेगा। 5% इन्फ्लेशन की मैं अगर बात करूं बैर मिनिमम, इससे रियल लाइफ में ज्यादा ही होगा इन्फ्लेशन।
तो 5% इन्फ्लेशन के हिसाब से भी आप सोचो कि आपके किड के लिए 15 साल के बाद आपको 41 लाख की जरूरत पड़ने वाली है उसके एजुकेशन के लिए, और आज से 23 साल के बाद यानी कि वो जब 25 साल का होगा तब आपको 46 लाख की जरूरत पड़ेगी उसकी शादी के लिए। तो उस ये आंकड़ा बहुत बड़ा लग रहा है 41 लाख 46 लाख, बट अगर उसको एसआईपी में कन्वर्ट कर दिया जाए जहां पे मैं 12% रिटर्न सीएजीआर एज्यूम कर रहा हूं, राइट, एक्चुअल रिटर्न कुड बी बेटर ऑल्सो, कुड बी लेस देन दिस ऑल्सो। आपको स्कीम का सिलेक्शन करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेके, और वो स्कीम सिलेक्शन के हिसाब से आप अपना पर्सनलाइज कैलकुलेशन उनके पास से, क्लाइंट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के पास से रिवाइज कर सकते हो, राइट। मैं यहाँ पे एजम्पशन के लिए लिया 12%, तो 12% के हिसाब से अगर मैं आज 8,700 का एसआईपी करूंगा तो मेरे बेटे या बेटी का हायर एजुकेशन का सपना 41 लाख अचीव करना जो है मुझे 15 साल में वो हो जाएगा, और 23 साल के अंदर मुझे 43 लाख अचीव करना है, उसके लिए 3,450 का एसआईपी करूंगा, हो जाएगा। तो सातवां जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं पावरफुल आइडिया, एसआईपी फॉर किड्स। सबसे बेहतरीन टाइम उसके जन्म के टाइम पे, जन्म के टाइम पे ये 2 एसआईपी हो जानी चाहिए। बेस्ट टाइम वो था, सेकंड बेस्ट टाइम कौन सा है? आज का। डोंट डिले, राइट। आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठो और इन्फ्लेशन वगैरह को कंसीडर करके थोड़ा प्लानिंग करो कि फ्यूचर में कब कब कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, और उसके हिसाब से आपका एक एसआईपी होना चाहिए। तो ये था सातवां और आखिरी बट सबसे महत्वपूर्ण, राइट। और चलिए आप आज का जो सेशन है उसका समराइज कर देते हैं, और उसके बाद समराइज करने के बाद मैं क्वेश्चन एंड आंसर में जाऊंगा। यहाँ पे कुशल सिंह जी कह रहे हैं कि फालतू में डाल रहा था पीपीएफ में अब तक। देखिए पीपीएफ ने भी वेल्थ अच्छा सा क्रिएट करके दिया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। गारंटेड रिटर्न है, ईईई है, तो वो खराब है ये नहीं कह रहा हूं, बट आज की तारीख में उससे बेहतरीन ऑप्शन है जिसको आपको, जैसे देखिए समय बदल गया ना, आपके दादाजी के मुकाबले आपका लाइफस्टाइल बदल गया। वो धोती कुर्ता पहनते थे, आप पैंट शर्ट पहन रहे हो। वो शायद बाइसिकल में ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल करते थे, आज आप सिटी में भी कार में जा रहे हो, राइट। वो शायद ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी बाजू वाले के घर में जाके देख रहे थे, आज आप कलर टीवी एक घर में 3 रूम में 4 रख रहे हो। वो टेलीफोन का एक डब्बा 4 पड़ोसियों के बीच में एक टेलीफोन का बीएसएनएल का डब्बा था, वो यूज होता था पीपी नंबर से। आज एक घर में 5 लोग हैं तो 6 मोबाइल है। तो लाइफस्टाइल में बदलाव आ गए, इन्वेस्टमेंट के तरीके में बदलाव आना चाहिए। उस टाइम पे पीपीएफ बेहतरीन था तो कर रहे थे। आज के जमाने में इंटरेस्ट रेट जैसे नीचे जा रहा है, लाइफस्टाइल ऊपर जा रहा है, तो इक्विटी की तरफ, एसआईपी की तरफ देखना जरूरी है। आज से चालू करो, बेटर लेट देन नेवर। लेट नहीं करना चाहिए, उसका कॉस्ट बहुत बड़ा है, बट अगर ऑलरेडी लेट हो चुके हैं तो ज्यादा लेट मत करना। एंड स्टार्ट योर एसआईपी इन ईएलएसएस। चलिए समराइज करते हैं। एसआईपी का ट्रू पावर चाहिए तो 3 एलिमेंट देने पड़ेंगे, पेशेंस, डिसिप्लिन एंड डिले से बचना। डिले से बचना, डिले नहीं होने देना। डिले जो है वो डेविल का काम करता है और बहुत बड़ा नुकसान करवा सकता है। पेशेंस क्यों रखना है? बिकॉज कंपाउंडिंग में टाइम लगता है और इक्विटी हर साल सेम रिटर्न नहीं देता है। चाइनीज बाम्बू के जैसा उसका स्टोरी होता है ग्रो होने का, इसलिए आपको पेशेंस चाहिए। डिसिप्लिन क्यों चाहिए? बिकॉज मार्केट स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ेगा, बीच में काफी सारे करेक्शन आएंगे, करेक्शन में डर लगेगा, डर के बावजूद आपको डिसिप्लिन से बैठे रहना है, कूदना नहीं है। डिले से क्यों बचना है? याद रखिएगा नेपोलियन का एग्जांपल, 2 घंटे का डिले की वजह से वो वॉर हार गया था। ऐसे ही 1-2 साल आप डिले करोगे तो उसका भी आपका फ्यूचर वेल्थ है उस पर काफी बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। और 7 आइडियाज जिसके बारे में आज हमने बात की है। सबसे पहला आइडिया, पेंशन का प्लानिंग करो एसआईपी और एसडब्ल्यूपी के माध्यम से, राइट। एसआईपी करो जब तक कमा रहे हो, जो भी आपका एज है, आज 50 का भी एज है ना, तो भी एसआईपी चालू करो। 5 साल के बाद आप उसमें से काफी अच्छा इनकम क्रिएट कर पाओगे। मैंने कुछ एग्जांपल दिए, आप अपना पर्सनल एग्जांपल जो है वो, आप अपना पर्सनल केस है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ शेयर करिए कि मैं 50 साल की एज का हूं या एज की हूं, मैं 55 या 60 साल तक एसआईपी करूंगा तो मुझे कितना पेंशन मिल सकता है। आप डिस्कस करो फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ और वो करो। अगर नया घर लेने जा रहे हो तो जितना ईएमआई उसका 20% एसआईपी में डाल दो, ताकि ज्यादातर जो भी आप बैंक को पैसा दोगे, इंटरेस्ट वो तो रिकवर हो जाएगा, बट प्रिंसिपल में से भी काफी सारा अमाउंट वापस मिल सकता है। पर इसके लिए क्या करना है? लंबा लोन लेना है, 25 साल 30 साल का, और ईएमआई का 20% के आसपास आपको एसआईपी करना है। थर्ड आइडिया, एग्जिस्टिंग होम लोन चल रहा है, 2-3 साल हो चुके हैं, तो उसमें लोन का टेन्योर जो है वो रिवाइज करवा दो और 30 साल का करवा दो। ईएमआई जितना बच रहा है उतनी बचत का एसआईपी कर दो। उतनी बचत का एसआईपी कर दोगे तो आपका लोन तो ओरिजिनल जो टाइम फ्रेम था 15 साल 20 साल उसमें खत्म हो ही जाएगा, पर उस टाइम पे आपके पास वेल्थ भी बचा होगा विदाउट स्पेंडिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा। चौथा, टॉप अप एसआईपी। इनकम बढ़ता है, एक्सपेंस बढ़ता है, तो इनकम के साथ एक्सपेंस के साथ सेविंग भी बढ़ना चाहिए। तो उसके लिए टॉप अप एसआईपी का फीचर होता है, वो हर एसआईपी में लगा दो। पेंशन वाली एसआईपी में लगा दो, घर वाली एसआईपी में लगा दो, टैक्स सेविंग वाली एसआईपी में लगा दो, सब में लगा दो। डिस्काउंट ऑन एनुअल एक्सपेंस।
साल के जो कमिटेड एक्सपेंसेस है ना उसको 12 में डिवाइड करके डेट में एसआईपी चालू कर दो। मतलब आपको ज्यादा कुछ नहीं देना है, जितना आप देने वाले थे उतना ही देना है। एक साल के बाद में जो देना है उसकी जगह पे मंथली में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसके ऊपर जो गेन होगा वो आपका डिस्काउंट हो गया। स्कूल फीस के लिए कर सकते हो, इंश्योरेंस के लिए कर सकते हो, एनुअल आपका जो ट्रैवल का प्लान है उसके लिए कर सकते हो। छठा आइडिया, टैक्स सेविंग एसआईपी, ईएलएसएस के अंदर एसआईपी करो। याद रखो पिछले 15 साल का जो मैंने आपको कंपैरिजन दिखाया था, वर्स्ट परफॉर्मिंग जो स्कीम है उसने भी पीपीएफ को 11 लाख के मार्जिन से बीट किया था। सातवां और आखिरी आइडिया, चाइल्ड की फ्यूचर के लिए आपकी 2 एसआईपी होनी चाहिए, उसके हायर एजुकेशन के लिए और मैरिज के लिए। अगर 2 किड है तो दोनों की 2-2, एक है तो दोनों की 1-1। ये 7 आइडियाज के साथ आज का जो मेरा वक्तव्य है उसको यहाँ पे समाप्त कर रहा हूं, राइट। एंड आने वाले 15 अगस्त को पूरे इंडिया में सारे फाइनेंशियल एडवाइजर मिलकर ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेट्स सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, एसआईपी डे। तो आज जो सीखे हो ना वो सिर्फ नॉलेज है, नॉलेज से कोई फायदा नहीं होगा। नॉलेज इज नॉट पावर, नॉलेज इज जस्ट अ पोटेंशियल पावर। ये आज जो आप नॉलेज यहां से लेके जा रहे हो उसको अगर एक्शन में कन्वर्ट करोगे तब जाके रियल फायदा होगा। कितना भी सीख लो, कितना भी वेबिनार कर लो, कितनी भी किताबें पढ़ लो, वो फायदा आपको नहीं मिलने वाला है जो एक्शन लेने से मिलेगा। तो आज के आज, कल के कल, आज या कल, 1 या 2 दिन के अंदर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कांटेक्ट करो और ये 7 में से जो भी आइडिया आपके रिलेवेंट है, 7 के अलावा भी काफी सारे आइडियाज आपके फाइनेंशियल एडवाइजर आपको बता सकते हैं, उसके माध्यम से प्लान करो और 15 अगस्त को हमारी मुहिम के साथ जुड़िए और 15 अगस्त को आप एसआईपी स्टार्ट करिए आपके कोई ना कोई फाइनेंशियल गोल को फुलफिल करने के लिए, राइट। लेट्स सेलिब्रेट दिस इंडिपेंडेंस डे एज एसआईपी डे, ताकि ट्रू सेंस में इंडिपेंडेंस, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था, ट्रू सेंस में इंडिपेंडेंस हासिल करना है तो वित्तीय आजादी की तरफ जाना बहुत जरूरी है। विदाउट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आप रियल लाइफ में इंडिपेंडेंस नहीं हो सकते हो। तो इंडिपेंडेंट होने का बेस्ट तरीका है एसआईपी। तो 15 अगस्त का या उससे पहले हमारे साथ जुड़िए और ये जो मुहिम है नेशन वाइड हम कर रहे हैं उसके अंदर आपका भी एक छोटा सा योगदान आपकी फैमिली के लिए एसआईपी के माध्यम से देंगे, राइट। सिर्फ एक एसआईपी नहीं, जितने भी आपको आइडियाज अच्छे लगे उतनी एसआईपीज आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़िएगा। विद दैट नोट, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। मैं